स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे DSSP डिकोडेड। और आज हम जानेंगे कि सीडीएस एग्ज़ाम क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या तैयारी करना चाहिए, आइए देखते हैं। तो सीडीएस स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इस एग्ज़ाम्स को यूपीएससी कंडक्ट कराता है और ये साल में 2 बार होती है, ट्वाइस इन अ ईयर। ट्वाइस इन अ ईयर। इसमें टोटल 3 पेपर होते हैं। एक होता है इंग्लिश के, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है जीके, मतलब जीके जिसमें सब आ जाता है। तो सीडीएस 22 इज अ वन डे एग्जाम एंड द मैथमेटिक्स शेड्यूल ऑन द सेम डे एज द सीडीएस ऑफ द इंग्लिश एंड जनरल। मतलब तीनों सेम डे ही होता है। ये भी 2 आवर्स का, ये भी 2 आवर्स का, ये भी 2 आवर्स का। टोटल आपके हो गए 6 घंटे का ये पेपर होता है। ठीक है। मार्किंग इसकी होता है वन क्वेश्चन फॉर 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड 0.33 मार्क्स फॉर रॉन्ग अटेम्प्ट। मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो 1 मार्क्स और गलत हुआ तो 0.33 माइनस हो जाएगा। ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में टोटल होते हैं 100 क्वेश्चन, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 120 क्वेश्चन। और मार्किंग स्कीम सेम है, वन क्वेश्चन पर ईच। नहीं, केवल मैथमेटिक्स में 1 क्वेश्चन पर ईच होते हैं, इसमें कम होते हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन है ना, 100 मार्क्स का टोटल होता है। और ये एग्जाम जो होता है सीडीएस होता है पूरा, तो 2 फेज में होता है। इक्वल्स टू रिटेन प्लस एसएसबी। तो रिटेन में तो आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं और जीके जीएस होते हैं। लेकिन ये 3 पेपर उनके लिए होते हैं जो टारगेट कर रहे हैं आईएम में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी। उनको ये 3 पेपर देने पड़ते हैं। और जो ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी मद्रास के लिए चेन्नई के लिए टारगेट कर रहा है, उनको सिर्फ 2 पेपर देने पड़ते हैं। मतलब आईएम में प्लस आईएनए, इंडियन नेवल अकेडमी जिसका एजिमाला केरला में है, और एयरफोर्स अकेडमी। इसके लिए आपको टोटल 3 पेपर देने पड़ेंगे, 3 पेपर्स। और ओटीए के लिए, ओटीए मैन एंड वुमेन दोनों के लिए सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स नहीं होता है। इंडियन मिलिट्री देहरादून में टोटल होती हैं 100 सीट्स, आईएनए में 32, एयरफोर्स में 32, फिर ओटीए मेंस में 275 सीट्स और ओटीए फीमेल में 18 सीट्स, टोटल 457 सीट्स। ये सीडीएस 1 जो नोटिफिकेशन आया था 2024 में, ये उसका है। सीट्स ये चेंज हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देख जो मतलब आईएमए होता है वो यही लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। आईएमए प्लस एयरफोर्स प्लस आईएनए प्लस ओटीए, यहाँ के लिए मेल सारे एलिजिबल हैं, लेकिन जो फीमेल है वुमेन वो केवल ओटीए के लिए एलिजिबल है। तो उनके पास केवल सिंगल एंड ओनली प्रेफरेंस होता है कि वो ओटीए भर सकती है। तुम देखिए लिखा है, वुमेन कैंडिडेट्स आर बीइंग कंसीडर्ड ओनली फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस एंड दे शुड इंडिकेट ओटीए एज देयर ओनली चॉइस। अगर आप एयरफोर्स के लिए पायलट विंग के लिए जा रहे हैं, फ्लाइंग ब्रांच आपने बताया, एयरफोर्स में होता है ग्राउंड ड्यूटी और एक होता है फ्लाइंग ब्रांच। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ देना पड़ेगा सीपीएसएस में अगर आप फेल हो गए, सीपीएसएस दिया, आपने पहले रिटर्न निकाल दिया, आपका रिटर्न हो गया, आपका एसएसबी हो गया, फिर आपका मेडिकल हो गया, फिर आपका होगा सीपीएसएस। अगर आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं, अगर आप सीपीएसएस निकाल लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल पाए तो आप ओटीए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, द कैंडिडेट्स विद एयरफोर्स एट द फर्स्ट एंड ओनली चॉइस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज लेफ्ट ओवर फॉर ब्रॉड एसएससी ओटीए इफ दे फेल इन कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम। सीपीएसएस होता है कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम एंड और pilot aptitude battery test. Such candidates, if they desire to consider for SSC OTA,
शॉर्ट सर्विस कमीशन OT एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर OT ऑल्सो। अगर इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने एयरफोर्स ही बस एक ही चॉइस बढ़ा है एयरफोर्स, तो वो अगर आपने एयरफोर्स सिंगल चॉइस बढ़ा, सिंगल चॉइस, आपने और कोई प्रेफरेंस नहीं डाला है, तो आप फिर अगर आप CPS फेल हो गए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने OTA भी भरा है तो आप OTA ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप CPSS में फेल हो गए तो बस यही सिंस 1 10 years only for OT only they should give OT as the first and only preference। और इसमें एज लिमिट क्या है? IMA का है फ्रॉम 2nd Jan 2001 से लेके 1st January 2006 आर एलिजिबल। INA में भी सेम है, 2nd Jan 2001 से लेके 1st January 2006। और फॉर एयरफोर्स अकेडमी आप 1 Jan 2025 को आप 24 साल के होने चाहिए। इसमें भी 2nd January 2001 नॉट लेटर देन 1st Jan 2005, इसका कम है थोड़ा सा। और अगर आपके पास DGCA का अप्रूव्ड पायलट लाइसेंस है तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल है, पायलट लाइसेंस है तो। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग, मतलब अगर एज ज़्यादा है, अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट्स होल्डिंग वैलिड एंड करेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर्स। अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है DGCA का तो आप 26 साल तक एलिजिबल। और इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। अगर आप 25 साल से कम है तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, और मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के समय आप शादी नहीं कर सकते। और मैरिड कैंडिडेट्स एवर 25 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल फॉर द अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी शादी हो गई है, जो 25 साल ज़्यादा है, यानी 25 साल ज़्यादा में DGCA का सर्टिफिकेट होगा और प्राइवेट के जा रहा है, लेकिन उनको एकोमोडेशन फैमिली के साथ नहीं मिलेगा, उनको सिंगल एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता देता था। जैसे IMA के लिए एनी डिग्री, एनी ग्रेजुएशन डिग्री, एनी ग्रेजुएशन डिग्री। INA के लिए BTech चाहिए। एयरफोर्स, जैसे बताया एयरफोर्स में 2 होता है, एक होता है ग्राउंड ड्यूटी प्लस फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको चाहिए BTech, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए A डिग्री, एनी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब एनी ग्रेजुएशन डिग्री चलेगा। ठीक है, और OTA के लिए भी सेम होता है, OTA के लिए भी एनी ग्रेजुएशन डिग्री। तो अगर आपके पास BTech की डिग्री है तो आप सबके लिए एलिजिबल है। IMA भी जा सकते हैं, INA भी जा सकते हैं, एयरफोर्स अकेडमी जा सकते हैं, दोनों फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी, और OTA भी जा सकते हैं। तो बेटर इफ यू हैव BTech डिग्री तो आपको एडवांटेज मिल जाता है। अगर आपके पास BTech डिग्री है तो आपके पास एडवांटेज है। और SSB के टाइम पे आपको अपने ग्रेजुएशन का प्रूफ लेके जाना पड़ता है कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। पर अगर कैंडिडेट्स वो स्टडिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर एंड नॉट पास्ड, अगर जो आप फाइनल ईयर में और आपने पास नहीं किया, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जब आप रिटन क्लियर कर लेंगे तो आपको एक फॉर्म फिल कराया जाएगा। उस फॉर्म पे आपको अपने प्रिंसिपल का या डायरेक्टर का साइन कराना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट ईयर पास हो जाएंगे, और आपको फिर वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप लास्ट में ज्वाइनिंग के समय जमा कर देंगे। हो गया क्लियर इतना? फिर आगे बढ़ते हैं। अप्लाई कैसे करना है? UPSC की वेबसाइट पे जाना है। अभी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो डेट निकल गया है, तो फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा 19 मई को नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, तब आप UPSC पे जाकर अपना एक OTR बनाएंगे। वहाँ पे लिखा था 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, सब नाम, email ID, फोन नंबर सब कुछ डालेंगे, आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपको बगल में लिंक दिख जाएगा CDS पेपर का लिंक, उस लिंक पे आप टच करेंगे और फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे तो फिर आपको OTR नहीं करना पड़ेगा, सीधे लिंक पे टच करना पड़ेगा और आप सीधे उसके पेज पे जाएंगे, फॉर्म फिल कर देंगे। वो आपका इनिशियल नाम, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, ये सब वहीं से यहाँ से उठा लेगा, OTR से उठा लेगा। फिर फीस कितना लगता है? जो 200 रुपये है, 200 रुपये CDS फॉर्म के लगता है। किसके लिए? मेल कैंडिडेट्स ऑफ जेंडर प्लस OBC, और जो फीमेल है प्लस SC ST हैं, उनके लिए ये फ्री होता है, नो चार्ज। अब सिलेबस देख लेते हैं।
सिलेबस तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें इंग्लिश का सिलेबस इतना दिया हुआ है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्क मैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब कोई आपको फराटेदार इंग्लिश तो नहीं आनी चाहिए, पर जनरल यूज में होने वाली इंग्लिश, और आप इंग्लिश समझ सके, इंग्लिश बोल सके, ऐसी इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश के मेन मतलब वर्ड फॉर्मेशन से लेके वर्ब एडवर्ब हर चीज आपको इतना बेसिक आना चाहिए। जो क्लास 10 तक का इंग्लिश होता है, 10 तक का, 10 तक की इंग्लिश आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, आप बोल सकें, कहीं स्पीच दे सकें, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। और जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना है? जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस में बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैव नॉट मेड स्पेशलिस्ट ऑन इस सब्जेक्ट। मतलब एक अगर पढ़ा लिखा इंसान के पास फिजिक्स की क्या नॉलेज होती है, केमिस्ट्री की क्या नॉलेज होती है, बायो की क्या नॉलेज होती है, ये सब आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री को कितनी पता होती है, उसे ज्योग्राफी कितनी पता होती है, उसे पॉलिटी कितनी पता होती है। आपने कोई स्पेसिफिक मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया, पर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। जनरल फिजिक्स, जनरल साइंस आना चाहिए, जनरल सोशल साइंस आना चाहिए, इतना जनरल आपको आना चाहिए। और द पेपर विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ नेचर एंड विच कैंडिडेट्स वुड बी एबल टू आंसर विदाउट एनी स्पेशल, बिना किसी स्पेशल स्टडी का आप उसके आंसर कर सकते हैं। इतना आपको जनरल नॉलेज में आना चाहिए। इसमें करंट अफेयर्स भी होते हैं, बोलिए करंट अफेयर्स। और फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमारा 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के, 100 मार्क्स का होता है। इसमें जियोमेट्री आती है, मेंसुरेशन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। जियोमेट्री वही प्लेन एंगल थ्योरम्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, पैरेलल लाइंस, साइड्स, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, 10th का है ये सब। 10th का जब मैं कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, सर्किल्स, लोकाई। फिर मेंसुरेशन में एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया, कलेक्शंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सेंटर टेंडेंसी, अलजेब्रा में बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स एंड लीनियर इक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशंस, प्रैक्टिकल्स। पेन कॉपी लेके आप इसे नोट भी कर सकते हैं, और मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा। रेशनल एक्सप्रेशंस, सेट लैंग्वेज, लॉ ऑफ इंडाइसिस। फिर ट्रिग्नोमेट्री भी आती है अच्छी खासी 10 तक की, 10th लेवल की। अर्थमेटिक ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एकदम बहुत अच्छे अच्छे। नंबर सिस्टम से, फंडामेंटल ऑपरेशन से, टाइम वर्क से हर बार क्वेश्चन आया है, परसेंटेज से आया है, टाइम डिस्टेंस आया है, सिंपल कंपाउंडर से आया, रेसिप्रोकेशन से, प्रॉफिट लॉट से, एलिमेंटरी नंबर से, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से, मल्टीपल फैक्टर से, फैक्टराइजेशन थ्योरम से, एलसीएम एचसीएफ से, लॉगरिथम से, लॉगरिथम से। डिविजिबिलिटी रूल तो आपको ये पता होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 9 एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है। फिर जीके जीके मैंने एक बार बाइफर्केट कर दिया है कि क्या क्या इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस पढ़ना है, इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। जो लेटेस्ट है, मतलब कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनते हैं। एनवायरमेंटल, बायोडाइवर्सिटी। अगर आपने बेसिकली 10th तक का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पीसीएफ भी पढ़ा है, पीसीबी पढ़ा है, तो सही है। फिर जीके जीएससी या प्लस हिस्ट्री, जियोग्राफी 10th लेवल तक का, मैं उस 10th कह रहा हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी 10th लेवल तक का इतना पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स कर लीजिए डेली के करंट, 1 साल के करंट अफेयर्स करके चले जाइए, बस पेपर क्लियर है। फिर करंट अफेयर्स हो गए, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स, अवार्ड, ऑनर्स, बुक, ऑथर, मेजर डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोशल इशूज। हिस्ट्री में वही एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, नेशन मूवमेंट्स एंड ग्रोथ। अब इसमें इसमें हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो 1857 के रिवॉल्ट से लेके आप 1947 तक की हिस्ट्री अच्छे से कर लीजिए। फिर ज्योग्राफी में इंडिया की कर लीजिए, एनफ है, इंडियन ज्योग्राफी। अगर टाइम मिले तो आप वर्ल्ड की भी कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी एनफ है। फिर लास्ट 5 ईयर कट ऑफ दिखा दूँ तो ये 2019 CDS 1 का है, फर्स्ट पेपर का। IMA के लिए 116 आउट ऑफ 300, INA का 105, ESA का 129 और OTA मैनुअल 78-78। CDS 2 2019 का 134, IMA के लिए 122, INA के लिए 148, ESA के लिए 95-99, OTA के लिए। फिर IMA के लिए 2022 में 130 गया था, INA के लिए 118 गया था, 143 गया था, 93 गया था, 139 गया था 2022 सेकंड पेपर वाले में, 139, 134, ESA में 152, 97, 97।
IM में 145, 136, 158, 107, 107। फिर 2021 में 138 IMA के लिए, 132, 148, 102, 102। फिर 22 का 136, 128, 147, 100, 100। फिर 22 सेकंड पेपर में 126 क्या था, टफ आ गया होगा, घट गया 118। IND के लिए गया था 136। एयरफोर्स का जाता है, एयरफोर्स का टफ, एयरफोर्स का ज़्यादा जाता है। फिर आई में 132, 122, 142, 101, 101, 2023 लेटेस्ट हो रहा था। लेटेस्ट तो ही बोलेंगे, पर हाँ ये आपको देखना पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये है कि अगर आपको रिटर्न में कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 150 प्लस जाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट किसी भी गेम में 150 प्लस जाएंगे तो आपका रिटर्न हो जाएगा, यानी मोर देन 50% पेपर आप कर ले। ठीक है। और SSB तो आपके हाथ में तो है ही नहीं, उसका मार्क्स तो हम क्या ही करेंगे जोड़ के। हाँ। और मैथमेटिक्स के लिए आप पढ़ेंगे कैसे? मैथमेटिक्स के लिए 10th सही है। जीके के लिए आपको 10th लेवल तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी करंट अफेयर्स हो गए। मोटा मोटा इतना तो पढ़ना पड़ेगा पहले 10th लेवल तक का। और इंग्लिश के लिए आपको जनरल इंग्लिश तो आनी चाहिए। जनरल इंग्लिश, जनरल वर्ड्स पता होने चाहिए, जनरल इंग्लिश आनी चाहिए। उसके लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। इस पर आपको डेली इंग्लिश के लेक्चर्स मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी सबके लेक्चर्स मिलेंगे, एकदम रेलिवेंट टॉपिक वाइज, जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। अब PYQs के सॉल्यूशंस भी आएंगे, डिटेल सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये रहा तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट आपको जिस एग्ज़ाम के बारे में जानना है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब